स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची 141वी जयंती आहे। या जयंतीनिमित्त सावरकरांची भूमिका सिनेमात साकारणारा अभिनेता रणदीप हुडा यानं सेल्युलर जेलला भेट दिली आहे। या भेटीत त्यानं सावरकरांना सेल्युलर जेलमध्ये भोगावी लागलेली शिक्षा, त्यांना झालेल्या यातना यावर भाष्य केलंय। रणदीपनं सिनेमात साकारलेल्या भूमिकेचं खूपच कौतुक झालं। रणदीपच्या सेल्युलर जेलच्या भेटीवर लोकशाही मराठीचा विशेष कार्यक्रम, रणदीप हुडाच्या नजरेतून सावरकर। देखिए, सावरकर जी का जो पूरी उनकी कहानी है, उसका अध्ययन करने के बाद जो मैंने उनकी ज़िंदगी जीने की और पर्दे पे दर्शाने की कोशिश की है, उसके अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत हो गई है। और जब वो लोग जो कि स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी को जानते थे, उनकी फैमिली और जो उनसे जिनकी जैसे मंगेशकर फैमिली हुई, जो उनको असली में जानते थे और जो उनकी एसेंस समझते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनसे जब एक पैट ऑन द बैक मिलता है कि आपने बहुत अच्छी तरह से दर्शाया, बहुत सच्चाई से दर्शाया और बहुत दम से दर्शाया, तो बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज़ वो वैलिडेशन बहुत ही कम लोगों को मिलती है। अक्सर आप जब बायोपिक्स वगैरह बनाते हैं तो उनके जो निजी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अरे आपने ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया। पर मैंने 3 घंटे में उनकी पूरी ज़िंदगी, 53 साल की ज़िंदगी जो पूरी इनकैप्सुलेट करने की कोशिश की है, तो उनकी तरफ से जब अवार्ड मिलता है तो वैलिडेशन है। और ये यहाँ पे आज हम सेल्युलर जेल में आए हैं, जहाँ पे विनायक जी को 50 साल की उम्र कैद हुई थी, 2 उम्र कैद मिली थी। वो अकेले ही एक ऐसे कैदी थे या कॉन्विक्ट थे जिनको ऐसे अंग्रेज़ों ने दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वो अंग्रेज़ उनको कितना डेंजरस मानते थे, क्योंकि वो ना ही सिर्फ उनके जो खुद किया, और बाकी जब उनके जो इन्फ्लुएंसर का जो उनके थॉट्स थे वो बहुत लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करते थे। तो जितने भी सशस्त्र क्रांति वाले लोग होते थे वो उनको देश से दूर आइसोलेशन में रखते थे। और ये वो जगह है, ये कैदियों ने ही बनाई थी। पहले कैदी वाइपर आइलैंड पे रहते थे, वहाँ से उनको यहाँ पे लेके आए और फिर उन्होंने ये जेल बनाई। और 1906 में मेरे ख्याल से ये जेल शुरू हुई थी और विनायक जी यहाँ पे 1911 में आए थे। और इसके पहले 7 विंग होते थे, अब सिर्फ 3 बचे हैं। 2 जापानीज़ ने अपने बंकर्स के लिए तोड़ दी, और जो 2 वहाँ पे जो उस वक्त गवर्नमेंट थी वो इस जेल को तोड़ना चाहती थी। वो तो यहाँ पे जो कैदी थे उनके बच्चे हर साल आते थे, तो उन्होंने इसको बिल्कुल इसका नामो निशान मिटने से बचाया। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक जगह है। मैंने भी स्क्रिप्ट एक कमरे में बैठ के लिखी थी, पर जब मैं यहाँ पे आया तो मैं भी बहुत चक्का रह गया कि इसको कैसे मैं कैप्चर करूँगा, कैसे इसकी एसेंस दिखाऊँगा। तो मैं काफ़ी समय यहाँ बिता के गया रेकी पे, और फिर आके हमने यहाँ शूटिंग की। और बहुत ही दर्दनाक फेज़ है, और भगवान करे किसी को भी इतनी पनिशमेंट ना मिले। वीर सावरकर जी का एक किरदार, क्योंकि ना ही सिर्फ इसमें मैं एक एक्टर था, एक डायरेक्टर और राइटर भी था, को राइटर उत्कर्ष नैथनी वॉज माई को राइटर इन इट। तो हमने जब इसको लिखा, समझा, हमने उनको समझने की कोशिश की, और जो भी उनके पॉइंट्स थे, जैसे बेल पिटिशन हुई, काला पानी हुआ, गांधी हत्या में जो उनका नाम आया था, हिंदुत्व, वो सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की। और मैंने सिर्फ सवाल रखा है, मैंने कोई पक्ष नहीं लिया है, सवाल रखा है कि आप इसको देखिए और आप खुद सोचिए कि वो वीर थे, उनका बलिदान वर्थ इट था या कि नहीं। देखिए, सब ने वही चीज़ें सुनी हुई हैं, वही बातें करते रहते हैं, माफ़ी वीर, ये वो। अरे आप पिक्चर देखिए, उनके बारे में कुछ पढ़िए, कुछ अध्ययन कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। और उस वक्त जो परिस्थितियाँ थीं, मैंने अपनी पिक्चर में यही दिखाने की कोशिश की है कि जो भी इंसान होता है वो अपनी परिस्थितियों का नतीजा होता है। तो उनकी जो परिस्थितियाँ थीं, कैसे उनकी तरफ उनको एक हिंदुत्व का एक तरफ बढ़े, कैसे उनके ख़यालात बदलते गए, क्योंकि 1910 तक उनके ख़यालात कुछ और थे। यहाँ पे जब उन्होंने आए तो उन्होंने अपना साम दाम दंड भेद की नीति बदली, और उसके बाद वो फिर एक अखंड भारत की तरफ जो उन्होंने उनकी पैरवी थी, जो उनको बोला जाता है कि 2 नेशन थ्योरी उन्होंने दी थी, उन्होंने नहीं दी थी, वो सैयद अहमद खान साहब ने दी थी 1880s में। तो उसको लड़ते हुए कैसे वो अखंड भारत रखना चाहते थे, इसके लिए आप खुद आप पिक्चर देखिए, और उसके अंदर मैंने जो सवाल उठाए हैं उनके बारे में आप सोचिए। और इट्स अबाउट टाइम ही गॉट हिज ड्यू।
जो पहले आप जोक कर सकते थे वो आज आप कर नहीं सकते हैं। तो ज़माना बदलता रहता है और किसी भी हस्ती को उसकी आज की परिस्थिति से नहीं देखा जा सकता। उस वक्त जो परिस्थितियाँ थीं उसमें उनका क्या रिएक्शन था और उनका क्या काम था। बहुत बड़ी हमारी एक स्वतंत्रता संग्राम की कहानी रही है जिसमें एक पक्ष को बिल्कुल मिटा दिया गया है इतिहास से। तो वही मेरा इसमें एक कोशिश थी। देखिए, मैंने अपनी पिक्चर जो मुझे रिसर्च में मेरे को सच्चाई दिखी, मैंने उसको दिखाने की कोशिश की, क्योंकि आप 3 घंटे में पूरी ज़िंदगी नहीं बता सकते हैं, तो उसके अंदर कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज़ आपको लेनी पड़ी। पर मैंने बहुत ही फैक्चुअल रिसर्च करके ये बनाई है। अब लोगों को अगर वो सुनना ही नहीं है और आँख मूंद के उसको नकारना ही है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। पर मैंने कुछ सवाल उठाए हैं और वो सवाल उठने चाहिए। और इतने सालों के बाद जो उनकी इमेज को मलाइन किया जा रहा है और उनको आज भी कितनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, और वो लोग बोलते हैं जो एक आधा घंटा भी इस जेल में नहीं रह सकते। आइए मैं आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ पे आके ही आपको पता चलता है, वहाँ पे अपने एसी वाले कमरों में बैठ के जो आप ट्वीट करते हो वो यहाँ पे आओगे तो आपको आटे दाल का भाव मालूम होगा। अगर आप यहाँ देखें तो उनका जन्मदिन 20 मई 1983 एंड ही डाइड ऑन 26 Feb 1966। और इसमें एक और चीज़ है, जो मैन ऑफ वायलेंस, मैन ऑफ नॉन वायलेंस महात्मा गांधी डाइड ऑफ अ बुलेट एंड द मैन ऑफ वायलेंस फास्टेड अनटू डेथ। आमरण अनशन बहुत लोगों ने किए पर उससे मरे सिर्फ सावरकर जी, उन्होंने त्याग दे दिया था आखिर में। और यहाँ पे आप देखो तो इनका यहाँ पे किस साल में आए थे और कब छूटे, तो दैट्स द थिंग। स्टार्विंग एज अ डायरेक्टर बिकॉज एज एन एक्टर आप अपने आप में खोए हुए रहते हो और आपको सिर्फ उतना काम करना है जाके। पर एज अ डायरेक्टर आपको सबको संभालना है, कैमरा को, राइटिंग को, प्रॉप्स को, हर चीज़ को। तो यू आर ऑलवेज इंटरेक्टिंग एंड बिजी। सो व्हेन यू आर हंग्री एंड स्टार्विंग यू बिकम हैंग्री, इरिटेबल हो जाते हो। तो वो मेरे साथ बहुत हुआ इस पिक्चर में, और मैं दोबारा डायरेक्शन भूखे पेट तो नहीं करूँगा मैंने बोला था कि अगर, हालांकि वो हमने मूवी के हिसाब से थोड़ा उनको सॉफ्ट किया था पर फिर भी बहुत लगता था। तो बहुत सारे मेरे दोस्त और को एक्टर्स को लगा, मुझे लगा, पर मुझे तो होश ही नहीं रहता था। मैं तो आगे बढ़ो, ये करना है, ये करना है, ये करना, मैं बिज़ी रहता था। मैंने अपने ऊपर लिया था कि एक तो इतनी कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिगर के उसमें उनको दर्शाया जाता है और उनके ऊपर बहुत लालचना लगती हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इसके बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बनाऊं और एक करेक्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो उनकी थी वो मैं लोगों तक लेके आऊं, और वो कैसे इन परिस्थितियों में उनकी सोच बदलती गई 1901 से लेके जब और 1950 तक, 1897 से 1950 तक कैसे उनकी सोच बदलती गई और कैसे उनकी देश की परिस्थितियाँ बदलती गई, देश का पॉलिटिकल क्लाइमेट बदलता गया, अंग्रेज़ों से हमारा रिश्ता बदलता गया, 2 विश्व युद्ध हो गए। तो वो सारी चीज़ों को कैसे इनके ऊपर इफ़ेक्ट आया, मैंने वो दिखाया। इट्स अ वेरी पर्सनल स्टोरी एक्चुअली, पर मैंने इनकी स्टोरी बताने के लिए पूरी सशस्त्र क्रांति की स्टोरी बताई। और ये जो जेल है ये सिर्फ और सिर्फ सशस्त्र क्रांति वालों के लिए ही बना था, नॉन वायलेंस वालों के लिए नहीं। ये एक क्योंकि ये राष्ट्रीय स्मारक है और यहाँ पे जो टॉर्चर कैदियों पे होता था उसकी एक इन्होंने यहाँ के उस लोगों ने बनाया हुआ है। तो ये होता था एक तेल निकालने का, कोकोनट का तेल निकालने का कोलू होता था। यहाँ पे सब कोकोनट्स जाते थे और इसको घुमा घुमा के आप तेल निकालते थे। मैंने यहाँ पे अपना इसका रेप्लिका बनाया था। मैं देखूंगा जाके कि वो यहाँ पे है या नहीं। मैंने तो बोला था कि अगर वो रख लें यहाँ पे तो लोग उसमें कोशिश भी कर सकते हैं तेल निकालने की। मैं 3-4 चक्कर काटा इसका, फिर एक बूंद तेल निकला। तो आप जान सकते हैं कि कितना उनको एक पैमाना होता था कि इतना रोज़ का निकालना पड़ता था। ना उनको बाथरूम जाने की, टॉयलेट जाने की अनुमति मिलती थी और एक कटोरी पानी में सारा दिन का काम चलाना पड़ता था। इधर मैं 15 दिन की शूटिंग की थी और हफ्ता एक की रेकी की थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, जो मैंने कमरे में बैठ के लिखा था ये देख के तो मैं पागल ही हो गया। इतना दर्दनाक इनकी पनिशमेंट होती थी। ये अगर आप देखें तो ये आप वो नारियल को इस पे चीरते थे और फिर उसकी हस्क निकाल के इससे उसको पीटते थे, और जब वो बारीक हो जाता था और उसकी जब लफूसड़े निकलते थे तो उनसे वो लोग रस्सी बनाया करते थे।
और एक ये भी एक छोटा मिल है, ये भी उतना ही टफ़ है जितना वो है, हालांकि ये एक्चुअली ज़्यादा टफ़ है करने के लिए। तो इस तरह से वो तेल निकलवाते थे नारियल का, क्योंकि ये ट्रॉपिकल जगह है, यहाँ पे नारियल के पेड़ बहुत होते हैं, तो अंग्रेज़ लोग इसको भी एक्सप्लॉइट करते थे। वो रस्सियाँ बेचते थे और इस तेल को इस्तेमाल करते थे अलग अलग मशीनरी में ऑयलिंग के लिए। और ये अगर आप देखें तो जिसको पनिशमेंट मिलती थी, जो ये काम ढंग से नहीं करता था या पूरा अपना कोटा पूरा नहीं करता था, तो उसको फिर इस पे बांध के मारा जाता था और बहुत दर्दनाक तरीके से मारा जाता था। यहाँ पे पठान वार्डन्स होते थे जो कि बहुत टॉर्चर करते थे, स्पेशली विनायक को। हमारी पिक्चर में भी किरदार है मिर्ज़ा, जिसका एक एपिटोम है वो टॉर्चर का, और वो काफ़ी धर्म के नाम पे भी वो बहुत लोगों को दुखी करते थे। अभी आपको सेल्स भी दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। ये एक अलग ही लेवल का एक मानसिक, शारीरिक और रूहानी मार थी जो कि लोगों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जो भी शस्त्र उठाते थे उनको यहाँ भेजा जाता था, बहुत लोगों को यहाँ भेजा जाता था। यहाँ पे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज़ का अंदर आपको म्यूज़ियम दिखाऊंगा, वो सब लोग यहाँ आते थे और उनको ये था। और अगर यहाँ पे आप देखें तो ये अलग अलग पनिशमेंट के लेवल होते थे। एक के अंदर आप पूरा वो ऐसे रखेंगे तो आप सारा दिन उठना बैठना इसमें होगा, आप लेट भी नहीं सकते हैं। और ये एक थोड़ा माइल्डर पनिशमेंट थी और ये उससे माइल्डर पनिशमेंट थी। जब ये पनिशमेंट हो रही होती थी तो उनको जूट का, ऐसे बोरी का कपड़ा पहनाते थे ताकि वो कभी कंफर्टेबल ना रह सके। और सिर्फ दिखता और सुनता है तो फांसी जब लगती है लोगों को तब सुनाई देती है। एक सवाल ये जानना चाहेंगे, जब इतना इंटेंस सीन करने के बाद जब आप घर जाते थे या फिर घर गए तो फिर लिंक का क्या था, मतलब लाइक यू नो? वो यहाँ पे शूट पे नहीं थी और होती तो और भी दुखी होती, क्योंकि मैं भी काफी अझेल हो गया था, क्योंकि मैं भूखा रहता था और ये सारी थॉट्स चलती रहती थी। और मैं चूंकि एज ए डायरेक्टर भी काम कर रहा था, वो भी बहुत ही कठिन काम। और यहाँ चाबी लगाते थे, यहाँ ताला लगा के, यहाँ पे ताला लगा के वो लोग चाबी अंदर फेंक देते थे, नए प्रिजनर के साथ ऐसे करते थे। तो अगर आप इसको तो जो कैदी क्या करता था बेचारा, नया कैदी करना बंद इसको, This is extreme case of हाँ, तो वो चाबी आपको दे देते थे और जो नया कैदी होता था वो सारी रात ऐसे चाबी को घुसा निकाल के हाथ उसको करता रहता था। तो आप अगर खोल नहीं भाई Are you sure? खोले जल्दी करो। तो सारा दिन वो ऐसे इसमें चाबी लगाने की कोशिश करते रहते थे सारी रात, और वो एक होप होती है ना कि मैं निकल जाऊंगा, भाग जाऊंगा, उसमें वो टॉर्चर एक अलग होता। सावरकर साहब की खुद की माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ किताब है, और भी बहुत सारे राइटर्स ने ये लिखा है, पर ये पता नहीं क्यों ये इतनी दर्दनाक जो पनिशमेंट्स थी और ये जो एक जगह है और यहाँ पे जो टॉर्चर होता था, वो मेन स्ट्रीम इंडिया में, मेन स्ट्रीम हमारे इतिहास में, हमारे उसमें, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब है नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे लोगों ने झेला है वो अझेल था। और जो बाकी लोगों को वहाँ पे जो नॉन वायलेंस वाले होते थे तो उनको तो फ्लश जेल्स में रखा जाता था, उनको तो खाना पीना, क्रॉकरी, बटलर, रोज गार्डन, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, तो ये सब चीजें होती थी और खाना वाना उनका अच्छा होता था। यहाँ तो जो मार है उसको आप सहन नहीं कर सकते। अगर आप देखें ये भी एग्जाम्पल है कि ऐसे एक रस्तरी मिलती थी जिसमें इतना पानी होता था, आप इसी में खाओ, इसी में सब कुछ करो, और कुछ नहीं था, ऐसे कंबल मिलता था और ऐसे संग में रखा जाता था। ये तो यहाँ से कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले उनके सारे नामो निशान मिटा दिए थे उन्होंने यहाँ से, और अब मुझे बहुत खुशी होती है कि ये स्मारक, उनकी करी हुई चीजें, लिखी हुई चीजें यहाँ पे लगाई हुई हैं। और मैं एक चीज और देखी थी कि दीवारों पे जो लिखा था वो जी उन्होंने वो क्यों यहाँ पे अपने माइंड को एक्टिव रखना चाहते थे, तो उन्होंने यहाँ पे रह के 6000 कविताएं लिखी और वो वेट करते थे कि कब पनिशमेंट आए और कब उनकी दीवार साफ की जाए और वो और लिख दें। वो सारी उन्होंने कंठस्थ की
और वापस जाके जब वो सेलुलर जेल से छूटे और जब वो मेनलैंड में जेल में गए जहाँ पे उनको कॉपी पेंसिल मिलने लगा, तो उन्होंने वो सारी कविताएं लिखी वहां पे। और आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे तो लाइट है, आपको मैंने नीचे दिखाया था, एक्चुअली में वैसे रहता है और ये बहुत अच्छी तरह बनाया हुआ है। एंड इट्स वेरी, आई एम वेरी हैप्पी कि इनको यहाँ पे इनका किरदार और इनकी पिक्चर बनाते बनाते मुझे भी लिखने पढ़ने का शौक हो गया है। सारी उम्र लिखने पढ़ने से परहेज करके आज मैं बस पढ़ लिख ही रहा हूँ। इनकी लाइफ, जब मेरी टांग टूट गई थी, बीच में पिक्चर शेयर हो गई थी, उसके बाद मेरी टांग टूट गई थी, तो फिर मैंने इनकी हैंडराइटिंग कॉपी करने के लिए हिंदी में लिखना शुरू किया। और फिर मैंने भी काफी लघु कहानियां, लाइक शॉर्ट स्टोरीज जिसे बोलते हैं, वो मैंने भी काफी लिखी हैं। होपफुली someday someone will publish them also। इनकी सबसे फेमस कविता जो कि उन्होंने, जब उनके बेटा प्रभाकर मर गया था इंडिया में और वो इंग्लैंड में थे, तो उन्होंने ब्राइटन बीच पे रोते हुए एक कविता लिखी थी जिसका नाम था सागरा प्राण का, जो शुरू होती है ने मजसी ने परत मातृभूमिला सागरा प्राण। बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी है और कविता है। और मैंने उसका शुरू का और एंड का पोर्शन यूज किया है। शुरू में द पेन फॉर द सन और एंड में हिज हेट्रेड फॉर द थिंग, कि भाई हमारा भी एक संत अगस्त्यस है, क्या हीरो बन रहा है, अंग्रेजों के अंडर आके सागर वो तुम्हें एक घूट में पी गया था। तो दैट वाज हिज थिंग। एंड उसके अंदर इन द मूवी फिर आई किल पंडित जैक्सन, कन्हर किल्स पंडित जैक्सन with the same gun that was sent by Mr. Savarkar from India House to India. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।